ठीक है। आपकी आज डेट है 8। आपकी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर। सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है। आज का जो टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी बेनबर्ग लॉ। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी बेनबर्ग लॉ। हार्डी बेनबर्ग लॉ आपने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। क्या है? जनसंख्या आनुवांशिकी और हार्डी बेनबर्ग कानून की अवधारणा। क्या है? लॉ है ना। लॉ यानी कानून। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप वो डालेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यानी समष्टि आनुवंशिकी। लिखेंगे इसमें। लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पादप समष्टि के भीतर होने वाले पादप समष्टि के भीतर होने वाले पादप समष्टि के भीतर होने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों के अध्ययन को आनुवांशिक परिवर्तनों के अध्ययन को समष्टि आनुवांशिकी कहते हैं, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। एक समष्टि में अनेक जीन होते हैं। एक समष्टि में अनेक जीन होते हैं। एक समष्टि में अनेक जीन होते हैं जो बहुरूपी होते हैं अर्थात उनके युग्म विकल्पी होते हैं। एक टर्म और है, इसके बाद एक और टर्म है। एक टर्म है इसमें जीन पूल। क्या है? जीन पूल। ठीक है। इसको लिखिए, हेडिंग डालिए जीन पूल। उसमें लिखिए
एक स्वतंत्र अंतः प्रजनन समष्टि में, एक स्वतंत्र अंतः प्रजनन समष्टि में उपस्थित सभी जीनों के सभी युग्म विकल्पियों की सभी जीनों के सभी युग्म विकल्पियों की कुल संख्या को जीन पूल कहते हैं। जीन पूल कहते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसी में समष्टि आनुवंशिकी में हम जीन पूल के अंदर समष्टि आनुवंशिकी में हम जीन पूल के अंदर उपस्थित युग्म विकल्पियों व जीन प्रारूपों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एक डायग्राम बनाएंगे इसमें। युग्म विकल्पी आधा लगाया गया था। ठीक है। स्थानांतरण, युग्म विकल्पी स्थानांतरण, यहां भी युग्म विकल्पी
पादप समष्टि। जीन पूल। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक, जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप वो डालना हार्डी बेनबर्ग लॉ। ठीक है, हार्डी बेनबर्ग कानून। कानून या लॉ क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो हार्डी बेनबर्ग लॉ। लिखो इसमें एक बड़ी कॉमा यदाक्षित एक बड़ी कॉमा यदाक्षित डैश करके लिखना संभोग आबादी में यदाक्षिक संभोग आबादी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी भी विकासवादी प्रभाव की अनुपस्थिति में किसी भी विकासवादी प्रभाव की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में जीनोटाइप और एलील आवृत्तियां स्थिर रहती हैं। जीनोटाइप और एलील आवृत्तियां स्थिर रहती हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रभावों में साथी का चुनाव कॉमा प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन कॉमा आनुवंशिक बहाव कॉमा उत्परिवर्तन कॉमा यौन चयन कॉमा जीन प्रभाव कॉमा आनुवंशिक हिच हाइकिंग कॉमा संस्थापक प्रभाव कॉमा अर्धसूत्री विभाजन कॉमा जनसंख्या बाधा कॉमा अंतः प्रजनन और वर्गीकरण संभोग शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए जीनोटाइप आवृत्तियां और एलील आवृत्तियां एक दूसरे से इस तरह से संबंधित हैं
एक दूसरे से इस तरह से संबंधित हैं कि यह ऐसी एलील आवृत्तियां का वर्ग विस्तार है कि यह ऐसी एलील आवृत्तियों का वर्ग विस्तार है। दूसरे शब्दों में लॉ बताता है, लॉ या कानून, ठीक है, कौन सा, हार्डी वेनबर्ग लॉ। लॉ हमें बताता है कि किसी आबादी में मान्यताओं के एक निश्चित सीमित सेट के तहत जीनोटाइप की अपेक्षित आवृत्तियों का अनुमान लगाना संभव है, बशर्ते कि शर्त है कि आबादी में विभिन्न एलील की आवृत्ति पहले से ही ज्ञात हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ए और ए द्वारा, ए कैपिटल ए और ए द्वारा दर्शाए गए केवल दो एलील वाले सिंगल लोकस का मामला ले सकते हैं, जिसमें संगत आवृत्तियां क्रमशः एफ ए बराबर पी और एफ ए बराबर क्यू है। क्या है, ए और स्मॉल ए। तो एफ कोष्टक में कैपिटल ए बराबर पी और एफ कोष्टक में स्मॉल ए बराबर क्यू। तो जीनोटाइप आवृत्तियां जो यादृच्छिक संभोग जैसी
सीमित स्थिति के तहत, सीमित स्थिति के तहत अपेक्षित हो सकती है, अपेक्षित अपेक्षित हो सकती है, वह है, वह है। फिर ये लिखिएगा आप इसके नीचे, एफ डबल ए बराबर पी स्क्वायर डबल ए सम युग्मजों के लिए नेक्स्ट है एफ डबल ए क्यू बराबर क्यू स्क्वायर डबल ए लिए। फिर है एफ स्मॉल और कैपिटल ए बराबर 2p क्यू विषम युग्मजी के लिए। ये नोट कर लो उसके नीचे। हो गया नोट। इसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखो, हार्डी-वेनबर्ग समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इसमें लिखेंगे आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू बराबर 1। हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, किसी भी तरह के प्रभाव, किसी भी तरह के प्रभाव किसी भी तरह के प्रभाव जैसे उत्परिवर्तन, कौमा प्राकृतिक चयन, कौमा आनुवंशिक बहाव, आनुवंशिक बहाव आदि के अभाव में, आदि के अभाव में एलील आवृत्तियां, एलील आवृत्तियां लिखेंगे P और Q, P और Q स्थिर रहती हैं,
इस तरह संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इसकी में, हार्डी बेनबर्ग कानून का प्रस्ताव किसने दिया? हार्डी बेनबर्ग कानून का, या हु प्रपोज्ड द हार्डी बेनबर्ग लॉ? हार्डी बेनबर्ग कानून का प्रस्ताव किसने दिया? ठीक है, इसके लिस्ट में लिखिए। इस कानून का नाम G.H. हार्डी, कैन यू शो? G.H. हार्डी। इस कानून का नाम G.H. हार्डी और विल्हेम वेनबर्ग, क्या है? इस कानून का नाम G.H. हार्डी और विल्हेम वेनबर्ग के नाम पर रखा गया है। के नाम पर रखा गया है। क्या है इस लॉ का, क्या नाम है? हार्डी बेनबर्ग, यानी हार्डी यहां से लिया गया, बेनबर्ग दूसरे व्यक्ति है, ठीक है ना। हार्डी बेनबर्ग, दो व्यक्तियों के समाकलन से इस कानून का निर्माण हुआ, ठीक है। विल्हेम वेनबर्ग के नाम पर रखा गया है। वे इस सिद्धांत को वे इस सिद्धांत को गणितीय रूप से चित्रित करने में अग्रणी थे। वे इस सिद्धांत को गणितीय रूप से चित्रित करने में अग्रणी थे। जिसे हार्डी बेनबर्ग संतुलन हार्डी बेनबर्ग संतुलन प्रमेय प्रमेय कानून या मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डी बेनबर्ग इक्विलिब्रियम थ्योरम और लॉ ऑफ मॉडल, ठीक है। क्या है? जिसे हार्डी बेनबर्ग संतुलन प्रमेय कानून या मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए,
हार्डी की थीसिस ने मुख्य रूप से उस समय प्रचलित दृष्टिकोण को खारिज करने पर ध्यान केंद्रित किया कि एक प्रमुख एलील में स्वचालित रूप से आवृत्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। आज के समय में चयन और प्रभुत्व पर अनिश्चितता बहुत उल्लेखनीय नहीं है। वर्तमान समय में हार्डी बेनबर्ग जीनोटाइप आवृत्ति परीक्षण जनसंख्या स्थिरीकरण और अन्य प्रकार के गैर यादृच्छिक संभोग का मूल्यांकन करने के लिए लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत के लिए मान्यताएं। हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत कॉन्सेप्ट के लिए मान्यताएं लिखो, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, केवल लैंगिक प्रजनन ही हो सकता है। केवल लैंगिक प्रजनन ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संभोग की प्रक्रिया यादृच्छिक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जनसंख्या का आकार अनिश्चित रूप से बड़ा है। जनसंख्या का आकार अनिश्चित रूप से बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संस्थाएं द्विगुणित होती हैं। संस्थाएं द्विगुणित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पीढ़ियां एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिंग के आधार पर एलील आवृत्तियों की समानता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीन प्रवाह कॉमा चयन कॉमा उत्परिवर्तन कॉमा प्रवास या मिश्रण का कोई निशान नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, यदि उपयुक्त मान्यताओं के संबंध में कोई उल्लंघन होता है यदि उपयुक्त मान्यताओं के संबंध में कोई उल्लंघन होता है तो इससे अपेक्षित परिणाम में विसंगतियां हो सकती हैं। परिणाम पूरी तरह से उस कटौती पर निर्भर करते हैं जो कि अलग अलग की गई हैं। ठीक है, इसमें ये लिख लो, हार्डी-वेनबर्ग समीकरण में P और Q का क्या अर्थ है? हार्डी-वेनबर्ग समीकरण में P और Q का क्या अर्थ है? इसमें लिखिए, अब लिखिए हार्डी-वेनबर्ग समीकरण, ये लिखा है हार्डी-वेनबर्ग समीकरण, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 1 में P लिखो, P प्रभावी एलील की आवृत्ति है। क्या है? P क्या है? P प्रभावी
एलील की आवृत्ति है और क्यू एलील की एक जोड़ी द्वारा एलील की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित जीन के लिए अप्रभावी एलील की आवृत्ति है। अप्रभावी एलील की आवृत्ति है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ठीक है, कहाँ गया भाई आपका सिलेबस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जेनेटिक बेसिस एंड मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। अभी क्या इसके पहले क्या पढ़ा था आपने, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स पढ़ा था। ठीक है, अब क्या पढ़ना है आपको, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे।